नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 6। ओके, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे टैट हो या टीजीटी, हम सभी चैप्टर को कवर करेंगे। ओके, काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, एक वीडियो के अंदर जो ये कवर हो जाएगा। ओके, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो बेसिक्स टर्म है वो यहाँ पे हम स्टडी कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड आता है थर्मोडायनेमिक्स। है क्या? थर्मो आपको लगता होगा हीट से रिलेटेड है। यस, आप राइट सोच रहे हैं, ये हीट से रिलेटेड है। डायनेमिक मीन्स कि डिफरेंट फॉर्म, यानी हीट को डिफरेंट फॉर्म में किस तरह से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, तो वो सारी की सारी टर्म जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म हमारे पास आती है वो आती है सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब सिस्टम क्या होता है? सराउंडिंग तो हम सब ने सुना है, हमारे चारों तरफ का वातावरण। एंड सिस्टम क्या है? अब हमारे पास यूनिवर्स का वो पार्ट जिसे हम स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर आपको ऑब्जर्व करता है या स्टडी करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। इट मीन्स जो आप हो वो आप सिस्टम हो, जिसके ऊपर काम होता है उसे हम कहते हैं सिस्टम। और जो सराउंडिंग है, जो उसके बाहर जो भी प्रेजेंट है, वो सारा का सारा आपके पास सराउंडिंग में आता है। ओके, अ सिस्टम इज अ थर्मोडायनेमिक रेफर to that a part of universe in which observation are made and remaining universe consist या constituent the surrounding। ओके, ये छोटी सी चीज़ है हमारे पास एक। अब हमारे पास सिस्टम के भी टू टाइप आते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है, सॉरी थ्री टाइप है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम हमारे पास क्या होता है? ओपन सिस्टम मीन जो कि ओपन है, यानी खुला हुआ है। जैसे हम चाय उबालते हैं या पानी गर्म कर रहे हैं, बट उस जो बर्तन है उसमें ढक्कन नहीं दिया हुआ है, वो हमारे पास एग्जाम्पल होता है ओपन सिस्टम का। जिसमें आपके पास जब हम पानी गर्म करते हैं, इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर वेपर ऊपर जा रहे हैं, इट मीन मटेरियल मूव जा रहा है। ओके, पानी कम हो रहा है, और जो उसमें एनर्जी है वो भी तो बाहर जा रही है, क्योंकि एनर्जी तो अगर खुला भी नहीं होगा फिर भी बाहर जाएगी। सो ओपन सिस्टम हमारे पास क्या होता है? जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल जो है होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, काफ़ी छोटा सा कंसेप्ट है जहाँ पे आपके पास एनर्जी भी एक्सचेंज होती है एंड मटेरियल भी एक्सचेंज होता है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, जैसे हम चाय उबालते हैं या पानी गर्म करते हैं। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? क्लोज सिस्टम में आपके पास केवल एनर्जी एक्सचेंज होती है, मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, प्रेशर कुकर ले लीजिए, बट उसकी जो सीटी हम कह सकते हैं, वहाँ से तो बाहर निकलता है मटेरियल थोड़ा थोड़ा। बट हम कोई प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए आप, जो कि गर्म है, कुछ टाइम के बाद वो ठंडी हो जाएगी। इट मीन वहाँ पे एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है क्योंकि वो ठंडी हो रही है, बट जो मटेरियल है वो तो उतना ही रहेगा। इट मीन मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। क्लोज सिस्टम में आपके पास क्या होता है कि केवल एनर्जी एक्सचेंज होती है, मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता है। एंड लास्ट हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है आपके पास थर्मस, जिसे हम देसी भाषा में थर्मोस कहते हैं, जिसमें हम चाय डालते हैं और वो गर्म रहती है। वो आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम होता है। वहाँ पे ना ही एनर्जी बाहर जाएगी, ना ही वहाँ पे एनर्जी अंदर आएगी, ना ही मटेरियल एक्सचेंज होगा। इट मीन सारी की सारी टर्म जो है वहाँ पे कांस्टेंट रहती है, यानी ना ही आपके पास एनर्जी चेंज होगी, ना ही मटेरियल। कहाँ पे? सराउंडिंग एंड सिस्टम में। एक क्वेश्चन आपके पास होता है कि आपने आइस ली, थर्मस के अंदर डाल दी, थर्मस को बंद कर दिया, अब आइस पिघलेगी या नहीं पिघलेगी? गाइस, आइस नहीं पिघलेगी, वो उसी स्टेट में रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आइसोलेटेड सिस्टम है। आइस तभी मेल्ट करेगी जब उसको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी तो एक्सचेंज नहीं हो रही है। इट मीन बर्फ़ नहीं पिघलेगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है स्टेट ऑफ सिस्टम। अब स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है आपके पास? द स्टेट ऑफ सिस्टम मीन्स द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम विच इज़ डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन और प्रॉपर्टीज़। इट मीन जो टर्म हमें रिक्वायर होती है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रिप्रेजेंट करता है? कि कितनी गर्म है चीज़ या कितनी ठंडी है, या आप कह सकते हैं डिग्री ऑफ कोल्डनेस या हॉटनेस।
इट मीन वो एक स्टेट है आपके पास, स्टेट है किसी सिस्टम की जो कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके टेम्परेचर यानी बता रही है कि वो गर्म है कि ठंडी है। प्रेशर एक टर्म बता रहा है कि जो चीज़ है वो उसके अंदर स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। वॉल्यूम उसकी शेप को बता रही है। इट मीन स्टेट ऑफ सिस्टम आपको बताता है कि कोई चीज़ वहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट है, यानी वो उसकी कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है, उसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। आपके पास स्टेट ऑफ सिस्टम के एग्जांपल अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है हमारे पास? अ फिजिकल क्वांटिटी इज सॉलिड टू बी स्टेट फंक्शन of its value depend upon the state of system and does not depend upon the path by which the state has been attained. It mean ये आपके पास पाथ डिपेंडेंट नहीं है। जो टर्म आपके पास केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मीन टोटल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस में कितनी प्रेजेंट है, यानी इंटरनल एनर्जी इज द क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इट मे बी केमिकली, इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली और एनी टाइप ऑफ एनर्जी you may think of the sum of all the energy in thermodynamic we call it the internal energy। यानी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल कितनी एनर्जी जो है प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसे हम यू के साथ जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इंटरनल एनर्जी क्या होगी आपके पास? टोटल कितनी एनर्जी जो है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है, यानी सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है आइसोलेटेड या आइसोथर्म प्रोसेस। थर्म रिप्रेजेंट करता है आपको टेम्परेचर, आइसो रिप्रेजेंट करता है सेम। इट मीन आपके पास जहाँ पे सेम टेम्परेचर जो है प्रेजेंट होगा, यानी व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच अ मैनर दैट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस आती है। इट मीन्स नो हीट कैन फ्लो। एक जैसे आइसोथर्म में होता है कि कांस्टेंट रहता है, हो सकता है 10 हीट वो लूज कर रहा है, 10 हीट वो गेन कर रहा है, इट मीन कांस्टेंट रहेगा फिर भी। बट एडियाबैटिक में क्या होता है, ना ही गेन करेगा ना ही लूज करेगा, यानी प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑफ ए मैनर दैट नो हीट कैन फ्लो थ्रू द सिस्टम टू द सराउंडिंग। ओके, नेक्स्ट है आइसोकोरिक। तो कोरिक वर्ड जो है रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। इट मीन यहाँ पे आपके पास क्या कांस्टेंट होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। आइसोबारिक, बार रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को। इट मीन यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा आपके पास? प्रेशर कांस्टेंट होगा। ओके, नेक्स्ट टाइम हमारे पास आती है पॉजिटिव एक्सप्रेशन दैट वर्क, यानी द पॉजिटिव साइन एक्सप्रेस दैट वर्क इज पॉजिटिव व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब देखिए सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। सिस्टम क्या है हमारे पास? जो कि ऑब्जर्वेशन के अंडर है। अब जो इसका पॉजिटिव वैल्यू कब होगी? हम कब कहेंगे वर्क जो है पॉजिटिव है? जब मान लीजिए कि मैंने इसको हीट प्रोड्यूस या हीट इसको दी, क्या हुआ? इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। इट मीन मैंने काम किया किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर। सिस्टम को कोई फ़ायदा हुआ, इट मीन उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। अगर मैं इस प्रोसेस को अपोजिट कर दूं, इसकी वैल्यू अब नेगेटिव में, मैंने इसी से काम लिया, ओके मैंने इससे काम लिया, अब इसको नुकसान हुआ, अब मैं इससे काम लूँगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, इट मीन इसका जो वर्क है वो नेगेटिव में आएगा। ओके, सो इफ़ द वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी अगर ये काम कर रहा है तो वैल्यू आपके पास नेगेटिव में आएगी। ओके, द क्यू इज़ पॉजिटिव। अब क्यू हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपको कहता है द क्यू इज़ पॉजिटिव व्हेन हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू सिस्टम। सेम वर्क वाली ही कंडीशन है कि अगर एनर्जी सिस्टम से, सॉरी सराउंडिंग से सिस्टम को जा रही है तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर जो एनर्जी है वो सिस्टम से बाहर जा रही है तो वो नेगेटिव आएगी, यानी अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो नेगेटिव होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो वो पॉजिटिव होगी। ओके, यहीं से हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आ रहा है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट और थ्रो इट मे अंडर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन टू अदर। और हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डेल्टा यू, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू
कितनी हीट वहाँ पे प्लस वर्क डन। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन है। ओके, याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी की इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू यहाँ से किस तरह भी वेरी कर सकता है, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस क्यू। ओके, क्योंकि एनर्जी बाहर निकलेगी तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे ज़्यादा आएगी तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली अपने आप। यहाँ से आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल क्या होती है हमारे पास, जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन हम कह सकते हैं, जिसे जो कि आगे भी जा रही है पीछे भी जा रही है। जैसे कि वाटर है आपके पास, वाटर जब ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में है एंड गैसेस फॉर्म में है, अगर लिक्विड को मैं हीटअप करता हूँ तो क्या होगा, ये गैसेस में चला जाएगा। अगर मैं इसको कंडेंस करता हूँ तो क्या होगा, ये लिक्विड में आ जाएगा। इट मीन ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये चलती रहती है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है हमारे पास, रिवर्सिबल प्रोसेस का आप कैसे एग्जांपल ले सकते हो कि मान लीजिए लकड़ी है आपके पास, उसको आपने जला दिया। ओके, वुड है आपके पास, तो आपके पास क्या बन गई, ऐश बन गई। बट अगर आप ऐश से वुड नहीं बना सकते तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सो अ प्रोसेस और चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ अ चेंज इज ब्रॉट out in such a manner that the process could at any moment be reversible and infinitely change. Okay, and the reversal process proceed infinitely slowly by series of equilibrium state. Okay, जैसे equilibrium stage में आपके पास होगी and the surrounding are in near equilibrium with each other process other then रिवर्सिबल प्रोसेस आर नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट जो मैंने आपको सिंपल वे में समझाई, आई होप कि आपको रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल का मीनिंग जो है पता चल चुका होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है इन दोनों में डिफरेंस। सो द प्रोसेस इज कैरिड आउट इनफाइनाइटली स्लो। जो आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो काफ़ी स्लो होती है, बट जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी वो काफ़ी फास्ट होगी। एंड एट एनी स्टेज द इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब। अब मैंने आपको कहा था इक्विलिब्रियम हमारे पास अटेन हो जाता है, जितना बन रहा है उतना आपके पास डिस्ट्रॉय भी होगा, वो अगेन बनेगा फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, एंड इरिवर्सिबल में क्या होगा, इक्विलिब्रियम यहाँ पे बेसिकली आएगा नहीं, बट इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। इट मीन्स कि जो इक्विलिब्रियम है आपके पास वो आता है जब रिएक्शन पूरा हो जाता है। जैसे लकड़ी जल गई आपके पास, अब ख़त्म हो गया वो रिएक्शन होनी, वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। एंड इट टेक इनफाइनाइट टाइम, ये कितना भी टाइम ले सकते हैं आपके पास, बट इरिवर्सिबल में फिक्स टाइम लगता है। वर्क ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस, अब इसमें जो वर्क है आपके पास वो मैक्सिमम होता है, बट यहाँ पे वर्क जो है मैक्सिमम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे आप बिजली बनाते हैं पानी से, तो क्या होगा, उसी पानी को अगेन यूज़ करते चलिए, वो साइकिल में आपके पास यूज़ होता चलेगा, अगेन वही वाटर अगेन वही वाटर। ओके, इस तरह से आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। बट इरिवर्सिबल में क्या होगा आपके पास, आप न्यूक्लियर रिएक्शन ले लीजिए, एक बार यूरेनियम से आपने बिजली बना ली, अब वो एक बार ख़त्म हो गया तो आप उससे दोबारा बिजली नहीं बना सकते। ओके, नेक्स्ट हमारे पास तो है एंथैल्पी। हमने इंटरनल एनर्जी तो पढ़ लिया, अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास एंथैल्पी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एच के साथ। तो जो आपके पास एंथैल्पी है, मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। एंथैल्पी जो आपके पास होती है वो होती है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, ओके, या टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, इंटरनल एनर्जी कितनी होती है आपके पास, जो सॉरी एंथैल्पी कितनी होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, इतना याद रखिए, ये सफिशेंट है। एंड अगर चेंज की बात करेंगे तो डेल्टा एच यानी कितनी चेंज हो रही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, या इसको अपोजिट भी कर सकते हैं आप, एट कांस्टेंट वॉल्यूम या एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम। ओके, इस तरह से आप इसको वेरी कर सकते हैं, या आपके पास दोनों फॉर्म में ये लिख सकते हैं आप, बट आप इसको याद रखिए, इससे आपको एंथैल्पी का पता चल जाएगा। ओके, यू आपके पास हो गया क्यू प्लस डब्ल्यू, और एंथैल्पी क्या हो गया आपके पास यू प्लस
मल्टीप्लिकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हमारे पास। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वर्ड ही आप इन वर्ड को पकड़िए, इंटेंसिव, इन मीन अंदर, एक्सटेंसिव मीन यानी एक्स्ट मीन एक्स्ट्रा यानी जो बाहर है। ओके, सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारे पास होती है डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल या क्वांटिटी और साइज ऑफ मटेरियल। ओके, क्योंकि ये आपके पास साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ये इंटरनल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी अंदर की प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी इंटरनल या इंटेंसिव। एक्सटर्नल यानी एक्सटेंसिव, वर्ड को पकड़िएगा। ओके, इंटेंसिव मीन इंटरनल, एक्सटेंसिव मीन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो कि बाहर की चीज़ है, बाहर की चीज़ मीन साइज ऑफ पार्टिकल। ओके, ये स्पेशली साइज के ऊपर डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्ट याद रखिए। ओके, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है आपके पास वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, बट जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है आपके पास वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो इंटरनल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगी। अब कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, केमिकल सॉरी हीट कैपेसिटी। ओके, मास कैसे है आपको पता है, अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा होगा मास ज़्यादा होगा। तो इंटरनल एनर्जी क्या थी आपके पास, या U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, तो अगर Q आपको पता है इंटरनल एनर्जी होती है टोटल सम, अगर ज़्यादा मटेरियल है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी। ओके, नेक्स्ट आती है इंटेंसिव। अब इंटेंसिव यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, यानी साइज एंड मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, अब देखिए वाटर है 100 डिग्री के ऊपर बॉयल होगा, चाहे आप 1 लीटर लीजिए, चाहे 2 लीटर लीजिए, चाहे 3 लीटर लीजिए, होगा तो वो 100 के ऊपर ही बॉयल। ओके, इट मीन वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपके पास कितना वाटर है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी उतनी ही रहेगी, प्रेशर आपके पास उतना ही रहेगा। ओके, तो ये सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है आपके पास। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आते हैं स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक वर्ड वहाँ पे लगता है जहाँ पे हम किसी लिमिटेड यानी हमने हर एक टर्म को कांस्टेंट किया होता है। सो ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कितनी है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास। ये आपके पास वो हीट है जब या आपको रिक्वायर होती है कितनी हीट, फॉर 1 यूनिट मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस, यानी आपको किसी अमाउंट का जो कि 1 यूनिट मास है आपके पास, जब आपको उसका 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है तो आपको कितनी हीट चाहिए, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड फॉर फाइंडिंग आउट द हीट क्यू रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सैंपल वी मल्टीप्लाई द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस सी बाय द मास। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे आ गया, डेल्टा टी यानी टेम्परेचर इज एज क्यू इज इक्वल टू सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी, यानी सी आपके पास स्पेसिफिक हीट एंड एम आपके पास मास। ओके, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, कि कितनी हमने वहाँ से एनर्जी प्रोवाइड की है उसको, कि उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी हो गई। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बनती है क्यू यानी हीट इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। ओके, स्पेसिफिक हीट, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, नॉर्मल सी टर्म है कि 1 डिग्री राइज करने के लिए हमें कितनी हीट की ज़रूरत है। रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी बी, सो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास एक रिलेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सी पी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी आपके पास वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, ये एग्ज़ाम में आ चुकी है। नेक्स्ट आता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। फॉर केमिकल रिएक्शन ही ऑब्जर्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज मेजर इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। ओके, सो ये आपको मेजरमेंट देता है स्पेशली। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से आप जो कितनी हीट जो है वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे आप कैलोरीमीटर भी कह सकते हैं। ओके, इससे रिलेटेड भी इतनी ही टर्म जो है आपके पास सफिशेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एंथैल्पी चेंज, कि कितनी एंथैल्पी जो है वो चेंज हो रही है। तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन के ऊपर चलिए, द एंथैल्पी चेंज अकम्प्लिसिंग
रिएक्शन, यानी जब आप रिएक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे कितना चेंज जो है एनर्जी में आ रहा है, यानी सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, कि आपके पास प्रोडक्ट में कितनी एनर्जी है एंड रिएक्टेंट में कितनी एनर्जी है। अगर आपके पास देखिए, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है इट मीन डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अगर रिएक्शन की ज़्यादा है इट मीन एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, इट मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ या सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यानी इज द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस आर इन अ स्टैंडर्ड स्टेट, यानी प्रॉपर स्टेट में प्रेजेंट है। द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज इट्स प्योर फॉर्म एट अ 1 बार या 1 बार। एंड स्टैंडर्ड को आपको पता है हम नॉट के साथ डिनोट करते हैं, जैसे ये आपके पास नॉर्मल एंथैल्पी हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो हम इसको नॉट लगा देंगे ऊपर। ओके, तो हर एक जो ऑब्जेक्ट है आपका वो स्टैंडर्ड स्टेट में होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न या द एंथैल्पी चेंज दैट accomplishes melting of 1 mole of solid substance into standard state is called standard enthalpy of fusion or a molar enthalpy of function। यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होता है हमारे पास। अब स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले कहा दिया, ये एक फिक्स वैल्यू होती है हमारे पास, जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो फिक्स होगा, यानी एसटीपी के ऊपर वो रिएक्शन होगा। सो फ्यूज़न मीन ब्रेक करना, यानी किसी चीज़ को तोड़ना, इट मीन मेल्ट करना। सो कितनी एनर्जी जो है चेंज आ रहा है जब हम किसी सब्सटेंस को मेल्ट कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ या मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। जब बात करें मोलर की या मोलर वर्ड यूज़ करेंगे, यानी 1 मोल के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए H2S यानी वाटर सॉलिड है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें 6.00 किलो मोल एनर्जी जो है रिक्वायर है। अगर हम इसको इतनी एनर्जी देंगे तो वो आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसे हम कहते हैं फ्यूज़न या मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन वर्ड आ रहा है यानी वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। वेपर्स में किसे कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड को। इट मीन्स कि अगर हम लिक्विड को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो आपके पास वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, इट मीन आपके पास एसटीपी के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, यानी जब आपके पास एसटीपी के ऊपर रिएक्शन हो रहा है तो प्रेशर या हम रूम टेम्परेचर आपके पास ले रहे हैं। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर लेंगे, आपके पास जो प्रेशर है वो 1 बार होगा आपके पास। ओके, एंड जो आपके पास वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर उसका वॉल्यूम हम लेंगे। एंड जब मोलर की बात करें तो 1 मोल के लिए वो रिएक्शन हो, यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ ए लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर। ओके, तो उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है हमारे पास, डायरेक्टली सब्सटेंस को कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, सॉलिड से गैसेस में। फॉर एग्जांपल कैम्फर हो गया आपके पास, ओके, एंड सॉलिड CO2 हो गया आपके पास, जो कि सब्लिमेटेड सब्सटेंस है। सब्लिमेशन होती क्या है, सॉलिड टू डायरेक्ट गैसियस, लिक्विड स्टेट बीच में आएगी ही नहीं। ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, इट मीन हर एक चीज़ एसटीपी के ऊपर है आपके पास। सो मैं आपको एक ऐसे वे में बता रहा हूँ जहाँ से आप खुद ही इन टर्म्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या हो गई, सब्लिमेशन पकड़िए, स्टैंडर्ड पकड़िए, एंथैल्पी पकड़िए। स्टैंडर्ड मीन STP, ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंथैल्पी मीन एनर्जी चेंज या एनर्जी। सब्लिमेशन मीन सॉलिड टू गैसियस। ओके, इट मीन इस टेम्परेचर के ऊपर कितनी एनर्जी रिक्वायर है जब हम सब्लिमेशन करेंगे। ओके, सो डेल्टा या चेंज इन सब्लिमेशन या सब्लिमेशन डेल्टा एस स्टैंडर्ड is the change in enthalpy when 1 mole of a solid substance sublimated at constant temperature and under standard pressure. Sublimation is directly converted of solid into its vapor। एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो डायरेक्टली अगर हम
सॉलिड CO2 को 52.2 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपके पास डायरेक्टली जो है गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, एंड नेफ्थलीन आपको पता है डायरेक्ट ये सब्लिमेटेड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपके पास अब फॉर्मेशन टर्म होगी, यानी कोई चीज़ बनेगी आपके पास। सो ऑफ 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट एग्रीगेशन और आल्सो नोन एज रेफरेंस स्टेट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जिसे हम रेफरेंस स्टेज लेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब कंबशन क्या होता है हमारे पास? बेसिकली जलना। सो इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज पर मोल और पर यूनिट अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इट अंडरगो कंबशन एंड ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बीइंग इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, उसे हम कहेंगे इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी कंबशन। ओके, हर एक चीज़ हर एक टर्म वर्ड के साथ ही कंपेयर है। एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन क्या होगी हमारे पास? इट इज़ द एंथैल्पी चेंज ऑन breaking 1 mole of bond completed to obtain atom in a gaseous phase. In case of diatomic molecule like dihydrogen, the enthalpy of atomization is also the bond dissociation enthalpy. अब जो enthalpy of atomization है आपके पास, atomization, वो रिप्रेजेंट करती है डिसोसिएशन एंथैल्पी को। और हमने पढ़ा है डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है हमारे पास? 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसे हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मीन एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। सो इन केस ऑफ या इन सम केसेस द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज सेम एज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ओके, कुछ केसों में ये आपके पास कॉमन होती है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये भी तो आपके पास वही है कि बॉन्ड्स को ब्रेक होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। सो बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है आपके पास? सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, कि प्रोडक्ट की बॉन्ड की कितनी एनर्जी है हमारे पास एंड रिएक्टेंट की कितनी। मान लीजिए रिएक्टेंट की 100 है और इसकी कितनी है हमारे पास? 90 आ रही है। ओके, इट मीन दोनों में 10 का डिफरेंस है। इट मीन अगर हम इसको 90 जो है एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास ये इसका बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन यानी कोई सॉल्यूशन फेस में है तो उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर है। सो एंथैल्पी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ it dissolve in a specific amount of solvent, and the enthalpy of a solution is infinite dilation of the enthalpy change observed on a dissolving the substance in an infinite amount of solvent when interaction between the ion are negligible. Okay, अगर इन्फानाइट सॉल्यूशन की या इन्फानाइट डाइल्यूशन की बात करें तो इंट्रैक्शन को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज द एंथैल्पी चेंज। कितनी एंथैल्पी चेंज हमारे पास आ रही है जब हमने 1 मोल सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है। यानी मान लीजिए आपके पास वाटर है, उसमें आपने 1 मोल NaCl ऐड किया है, तो उसके जो एंथैल्पी है पूरे सॉल्यूशन की, उसमें क्या चेंज आया उसे कहेंगे हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब लैटिस एंथैल्पी हम गाइज अभी काफ़ी टॉपिक्स इसमें बाकी हैं। मुझे लगता है कि आज के लिए 30 डेफिनेशंस काफ़ी है, क्योंकि मैंने इनको काफ़ी टाइम पढ़ा है तो मुझे ये इजी लग रही है। बट आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। थोड़ा सा इनको अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक बार इनको लिख जरूर लीजिएगा जहाँ से आपको ये बेटर वे में अंडरस्टैंड हो सके। ओके, आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।